वाई-53 अध्याय 3 111 टोटेम चंद्रमा 3 दिनों तक ऊंचा लटका रहा। आयरन प्रिजन ने मेज पर थपकी दी, खड़े हुए और कहा, हमें इसके लिए अंत तक कठोर बने रहना होगा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाना बंद कर दिया और अपने बगल में बैठे आयरन प्रिजन को अपनी सीट पर खींच लिया। उसने यह काम बड़ी कुशलता से किया, मानो उसने यह काम कई बार किया हो। चीफ गार्ड ये भी खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ हिलाया। लगभग 100 स्रोत प्रकार की वस्तुएं पत्थर की मेज पर गिर गईं। उन्होंने पत्थर की मेज पर सर्पिलाकार रूप में चमकते पैटर्न बनाए, जिससे पता चला कि ये स्रोत प्रकार की वस्तुएं असामान्य रूप से चमकदार थीं। रेडियंस फेडरेशन के भीतर कुल 109 स्रोत प्रकार की वस्तुएं हैं, जिनमें से 33 नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरारों से आती हैं, 57 नियंत्रित वर्ग 2 आयामी दरारों से और शेष 29 वर्ग 1 आयामी दरारों से आती हैं। चीफ गार्डियन ने विराम लिया। हालांकि ये वर्ग 1 आयामी दरारें विदेशी कीट आयामी दरारें हैं, जो प्रमुख शहरों के आसपास के दूर-दराज के प्रांतों में हैं। हालांकि उसकी आवाज हल्की लग रही थी, लेकिन उसमें अवर्णनीय गंभीरता थी। वहां मौजूद लोगों को इस बारे में बहुत पहले से पता था, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतने सारे आयामी दरारों में कुछ साजिश रचेगा। यह मोड़ आयामी दरारों का एक दशक में एक बार सक्रिय होने वाला दौर भी था। चीफ गार्डी की रिपोर्ट सुनने के बाद मुख्य सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने चंद्र महारानी की ओर रुख किया और उसकी शांत आवाज फिर से सुनाई दी। चंद्र महारानी, आप क्या सोचती हैं? चंद्र महारानी खड़ी नहीं हुई। इसके बजाय वह सीधे बैठ गईं और जवाब दिया, समय के साथ सभी नियम बदल जाते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह यह है कि जो सबसे मजबूत होगा उसे बोलने का अधिकार होगा। हमारे खिलाफ पहले ही साजिश रची जा चुकी है। मेरी क्या राय हो सकती है? मैंने टोटेम मून को डार्क स्टोन कॉन्टिनेंट की ओर जाने का आदेश दिया है, जहां डार्क स्थित है। डार्क को इस मामले के पीछे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे इस शक्ति से भी जुड़ना चाहिए। तो फिर डार्क को कीमत चुकाने के लिए टोटेम मून को 3 दिनों तक ऊंचे पर लटका देना चाहिए। चूंकि किसी ने प्रमुख शहरों द्वारा प्रीफेक्चर में कुछ किया है, इसलिए इस 3 दिवसीय चांदनी की शक्ति इन छेड़छाड़ किए गए आयामी दरारों के बराबर होगी। जैसे ही चंद्र महारानी की आवाज गिरी, काले घूंघट वाले मुख्य रक्षक ये ने आह भरते हुए कहा, शिवे, तुम अभी भी 10 साल पहले जैसी ही हो। चंद्र महारानी अब अपना सिर नीचे झुकाकर अपने हाथों को देख रही थीं। उन्होंने बहुत देर बाद जवाब दिया, मैं बदल गई हूं। मेरा दिल अब गर्म है। शाही दरबार। परिषद दिन के उजाले से शुरू होकर धीरे धीरे रात की ओर बढ़ने लगी। बीच की मुख्य सीट से शांत आवाज आई, आज की चर्चा समाप्त हो गई। क्या किसी के पास कोई नया है? मून एम्प्रेस ने बांस सम्राट और शेफ सुप्रीम की ओर देखा और फिर खड़ी होकर जवाब दिया, रेडियंस 100 सीक्वेंस का पिछला टेस्ट बहुत नीरस है, क्योंकि इसमें केवल फाइनल ही है। यह उनकी समग्र शक्ति का आकलन करने में भी असमर्थ है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम इस साल टेस्ट बदल दें। चंद्र महारानी के शब्दों ने एक बहुत ही साधारण दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिससे लिन युआन की मुलाकात तब हुई थी जब उसने पिछली बार अपने विशेष खिताब के साथ रेडियंस 100 सीक्वेंस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आवेदन किया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चंद्र महारानी की ओर देखा और अपने होठों को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। चंद्र महारानी ने रेडियंस सेक्रेड हॉल के मामलों की कब परवाह करना शुरू किया था? फिर भी यह सच था, रेडियंस 100 सीक्वेंस की चयन पद्धति एक दशक से भी ज्यादा समय से एक जैसी थी। अब बदलाव का समय आ गया था। अप्रत्याशित रूप से चंद्र महारानी ने बातचीत का रुख बदल दिया। 2 साल बाद रेडियंस दूत के लिए स्वयं रिक्त स्थान होंगे। मेरा सुझाव है कि सृजन मास्टर्स को भी रेडियंस दूत के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पात्रता दी जाए। चंद्र महारानी के शब्दों ने परिषद के माहौल को, जो लगभग समाप्त होने वाला था, गंभीर बना दिया। बांस सम्राट और शेफ सुप्रीम ने एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने चंद्र महारानी को गहराई से देखा। बांस सम्राट ने खड़े होकर कहा, शेफ सुप्रीम और मैं चंद्र महारानी के दृष्टिकोण से सहमत हूं। रेडियंस दूत के 5 सदस्य एक टीम है और प्रत्येक टीम के सदस्य की ताकत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। टीम में क्रिएशन मास्टर का होना रेडियंस दूत के लिए केवल फायदेमंद हो सकता है, हानिकारक नहीं। शेफ सुप्रीम को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसे चंद्र महारानी के शब्द याद आ गए।
वह जानता था कि वह जो कर रही थी, वह उसके अपने शिष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें अपने शिष्य की याद आई, विशेषकर उस शिष्य की जो अभी-अभी घायल अवस्था में घर लौटा था, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ था और एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहा था। इस शिष्य ने तो उनसे किसी दूसरे व्यक्ति का शिष्य बनने के लिए भी कहा था। यह अपने गुरु को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से अलग नहीं था। उनके पास ऐसा पापी शिष्य कैसे था? भले ही उनके शिष्य को पता ना हो, शेफ सुप्रीम इस बूढ़े आदमी को चंद्र महारानी के शिष्य को छीनने नहीं दे सकते थे। यदि वास्तव में ऐसा होता, तो वह उसके रसोई सुगंध महल को भी ध्वस्त कर सकती थी। उस रात शाही दरबार की परिषद समाप्त नहीं हुई। जब सूरज ने भोर का समय निकाला और धरती को अपनी चमक में लपेट लिया, वाहिद हर्षमन ने न सभी दिया तो चंद्र महारानी उगते सूरज को देखने के लिए शाही दरबार से बाहर निकली। अचानक उनके ठंडे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस समय आड़ू के फूल जैसी आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाला आदमी और आयरन प्रिजन मुख्य सीट की कुर्सी पर झुके हुए बूढ़े आदमी के बगल में खड़े थे। आयरन प्रिजन कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं चंद्र महारानी के दृष्टिकोण से सहमत हूं। आड़ू के फूल जैसी आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाला आदमी थोड़ा हैरान था। क्या आयरन प्रिजन अलग धुन गाने में सबसे अच्छा नहीं था? उसने अपना स्वभाव कब बदला था? जब उन्होंने देखा कि मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा है, तो उन्हें पता चल गया कि वे उनकी राय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, सृजन मिथक से ऊपर है। मुझे डर है कि केवल युवा पीढ़ी को ही इसे देखने का अवसर मिलेगा। मुख्य सीट पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने यह शब्द सुनकर अचानक ठहाका लगाकर हंसी निकाली। सृष्टि के ऊपर एक मूली है जो दिन भर कुतरती रहती है। अंतहीन जंगल की गहराई के उत्तर में सफेद बर्फ हमेशा रुकती और गिरती थी और उसे एक सफेद दुनिया में सजाती थी, क्योंकि अंतहीन वन की गहराई में पाए जाने वाले पादप उच्च गुणवत्ता वाले थे और उनमें से अधिकांश हरे भरे प्रजाति के थे। बर्फ से ढके अंतहीन वन की गहराई बर्फ में खिलते हरे संसार की तरह थी। वहां एक सफेद कपड़े पहने एक युवक एक बड़े पेड़ के छेद में अपनी आंखें टिकाए बैठा था। अचानक उसकी पलक हिली और उसने अपनी आंखें खोली। पिछले कुछ दिनों में जब रेड थॉर्न विकसित हो रहा था, लिन युआन उसके द्वारा प्रेषित मानसिक अनुरोधों पर विचार कर रहा था। कुल 3 प्रकार के विकास पथ अनुरोध थे। पहला था अपने ऑनरटेट की ताकत को मजबूत करना और रेड थॉर्न के काल्पनिक नस्ल बन जाने के बाद बीजाणु गुहा द्वारा उत्पन्न बाल रामेट्स और रामेट्स की ताकत को बनाए रखना। लिन युआन ने इस रास्ते को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसने इसे कई लक्ष्यों पर हमला करने की दिशा में विकसित होने देना चुना था। उसके बाद उसका इसके विकास पथ को बदलने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह रेड थॉर्न के विकास पथ को बदलने का जोखिम उठाना चाहता था, तो उसके विकास की संभावना बर्बाद हो जाती। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं करेगा। दूसरा विकास पथ जो रेड थॉर्न ने प्रेषित किया था, वह अपने ऑनरटेट और बाल रामेट्स के सह विकास को बनाए रख रहा था। ऑनरटेट की आक्रमण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ यह फूलों के समुद्र की युद्ध क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह विकास पथ भी वही था जिसे लिन युआन ने अब तक रेड थॉर्न को चुनने दिया था। इस विकास विधि ने रेड थॉर्न के ऑनरटेट की लड़ाकू क्षमता के एक हिस्से को बनाए रखा, जबकि फूलों के पैदा हुए समुद्र को बढ़ाया। हालांकि लिन युआन ने रेड थॉर्न के तीसरे विकास अनुरोध को देखकर संकोच किया। यह वही था जिसके बारे में वह पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था। यह कहा जा सकता है कि रेड थॉर्न तीसरे विकास अनुरोध के लिए अपने ऑनरटेट की लड़ाकू क्षमता को छोड़ देगा। इसके बजाय पैदा हुए बच्चे रामेट्स एंड रामेट्स की लड़ाकू क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे उनकी ताकत और फूलों के समुद्र के फैलने की गति में बहुत वृद्धि होगी। यदि रेड थॉर्न ने काल्पनिक नस्ल बनने पर इस तीसरे विकास पथ को चुना, लेट्स से तो ये ऑनरटेट की लड़ाकू क्षमता को बहुत कमजोर कर देगा। इससे ऑनरटेट को लड़ाकू क्षमता वाली इकाई से बदलकर विशुद्ध रूप से उत्पादन करने वाली इकाई में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस तरह के विकास के तरीके को पहले वाले तरीके की तरह ही कहा जा सकता है। वे चरम की ओर विकसित हो रहे थे। बस ये था कि यह पहले वाले के लिए चरम एकल लक्ष्य से बहुलक्ष्य हमलावर में बदल जाएगा। हालांकि यह तीसरा विकास पथ भी उस विकास पथ से मेल खाता था जिस पर लिन युआन ने हमेशा रेड थॉर्न को विकसित होने दिया था। रेड थॉर्न के शरीर में परजीवी के रूप में रहने वाली एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी पूरी तरह से एक कृत्य से एकल लक्ष्य हमलावर की भूमिका निभा सकती है। वास्तव में रेड थॉर्न के ऑनरटेट को बहुत मजबूत बचाव की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन की सोर्स सैंड रेड थॉर्न के ऑनरटेट की रक्षा कर सकती थी और एसिड कोरोजन क्वीन भी ऐसा कर सकती थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लड़ाई में रेड थॉर्न के हालिया प्रदर्शन के आधार पर इसकी एकल लक्ष्य लड़ाकू क्षमता शायद ही प्रभावी थी, चाहे वह स्टार वेब पर हो या आयामी दरार में लड़ाई हो। इसके बजाय रेड थॉर्न के बच्चे रामेट्स और रामेट्स के फूलों के समुद्र ने एक भूमिका निभाई थी। यद्यपि दूसरा विकास पथ कोई गलती नहीं प्रतीत होता था और यह सर्वांगीण रूप से विकसित हो रहा था, फिर भी यह बहुत ही औसत और यहां तक कि साधारण था। रेड थॉर्न लिन युआन का एकमात्र फे नहीं था, इसलिए उसे हर चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी। ऐसे समय भी थे जब एक विशिष्ट अनुबंधित फे एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था, अक्सर उसके समग्र विकास से भी बेहतर। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता था कि लिन युआन के लाल कांटे और स्रोत रेत के विकास के तरीके समान थे, फिर भी उसके हृदय में उनकी स्थिति भिन्न थी। स्रोत रेत एक मौलिक जीवन रूप था, इसलिए इसे विभिन्न दिशाओं में विकसित होना तय था। लिन युआन ने इसके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और इसे पोषित किया। हालांकि उन्होंने इस तथ्य का भी उपयोग किया कि सोर्स सैंड के नियंत्रण, आउटपुट और रक्षा लाभ युद्ध के मैदान में कुछ अंतराल को भर सकते हैं। शक्तिशाली एकल लक्ष्य फे जैसे कि चिमी और एसिड कोरोजन क्वीन भी तेज तलवारें थीं। फे जो नियंत्रण की भूमिका निभा सकते थे, जैसे कि रेड थॉर्न और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई, वे बेलों को मोड़ रहे थे, जबकि चमेली लिली और स्पिरिट गेदर गोल्ड फिश जैसे उपचार फे झरनों को फिर से भर रहे थे। स्रोत रेत उनका मुख्य तत्व था, जो उन सभी को एक साथ जोड़ता था। अगर लिन युआन रेड थॉर्न को तीसरे विकास पथ पर ले जाने देता है, तो यह घुमावदार लताओं को घुमावदार सांपों में बदलने जैसा होगा। बेलों पर लगे कांटों को सांप के सिर पर लगे जहरीले दांतों में बदलना। फूलों के समुद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के साथ साथ यह उसकी मारक का क्षमता को भी बढ़ाएगा। इससे वह बहुलक्ष्य नियंत्रण और आउटपुट पर दूसरे स्तर तक पहुंच सकेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेड थॉर्न का बहुलक्ष्य पथ अन्य परियों से भिन्न था, जैसे कि चेन होंगफेंग की विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली। एक मौलिक जादू प्रकार बहुलक्ष्य हमला विधि, जैसे कि विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली ने प्रयोग किया था, निश्चित रूप से तुरंत उत्पादन की लहर पैदा कर सकती है। हालांकि इसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती थी और आध्यात्मिक शक्ति आपूर्ति के बिना यह रुक जाता था। दूसरी ओर, जब तक रेड थॉर्न का ऑर्टेट मारा नहीं जाता, तब तक वह लक्ष्य को मारने और मांस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फूलों के समुद्र पर निर्भर रह सकता है। इस प्रकार उसके फूलों के समुद्र में हमेशा लड़ने की क्षमता होगी। इसके अलावा रेड थॉर्न की असली ताकत स्टार टॉवर के ऊंचे मंच पर द्वंद्व युद्ध की अंतर्निहित विधा में निहित नहीं थी। यह बहुत बड़ी मात्रा में मांस ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और कई आयामी जीवन रूपों का सामना करते समय फूलों के समुद्र को तेजी से फैला सकता है। फिर यह एक निर्णायक दमनकारी भूमिका निभा सकता है। इसलिए एक तरह से मजबूत शक्ति के बिना कोई भी बहुलक्ष्य हमला रेड थॉर्न के सामने कमजोर था। अंततः लिन युआन ने अपना मन बना लिया और रेड थॉर्न को तीसरा विकास पथ चुनने दिया। उस समय रेड थॉर्न अपने 7 दिनों के ज्ञानोदय से जागा। लिन युआन ने इसे देखा और पाया कि इसे महाकाव्य से किंवदंती में पदोन्नत किया गया था। इसका ऑनरटेट का आकार पहले से बहुत बड़ा था और इसकी बेलें पहले से बहुत मोटी थीं। लिन युआन ने अचानक पाया कि रेड थॉर्न वास्तव में एक एकल लक्ष्य हमले वाले फय की तरह लग रहा था, जैसा कि उसने इसे देखा था। रेड थॉर्न के एक काल्पनिक नस्ल बनने के बाद यह अपने जन्म के बाद से अब तक के सबसे बड़े कायापलट का स्वागत करेगा। अंतहीन ग्रीष्मकाल और रक्तबीज की माता, जो बाहर पहरा दे रही थीं, ने अब देखा कि रेड थॉर्न को महाकाव्य से किंवदंती में पदोन्नत किया गया था। अंतहीन ग्रीष्मकाल बधाई देने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि रक्तपात की मां ने उसे रोक दिया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहन जिया, चलो दूर की जगह पर नजर रखते हैं। पेड़ के छेद में वह पौधा, जो एक स्रोत बीज से विकसित हुआ था, एक काल्पनिक नस्ल बनने जा रहा है। यह सुनकर एंडलेस समर को यह याद आए बिना नहीं रहा जा सकता था कि अपनी इच्छा शक्ति ऋण को समझने के लिए खुद पर भरोसा करना उसके लिए कितना कठिन था। मदर ऑफ ब्लड बैथ एंड एंडलेस समर ने जो रास्ता चुना था, उस पर वे बहुत दृढ़ थे। अगर वे दृढ़ निश्चय नहीं होते, तो वे इतने विशेषज्ञ नहीं बन पाते तने जितने वे अब हैं। ठीक है, मैं अभी यहां से जाने ही वाला था। मैं फिर से इधर उधर देखूंगा। एंडलेस समर ने यह भी समझा कि मदर ऑफ ब्लड बैथ का क्या मतलब है। स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए विल पावर रून को उनके अनुबंधित फय के साथ मिलाना और उन्हें एक काल्पनिक नस्ल में बढ़ावा देना एक बहुत ही निजी मामला था। यह कुछ ऐसा था
जिसे किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए था। भले ही लिन युआन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की मां ने यह समझ लिया। लिन युआन ने गहरी सांस ली और रेड थॉर्न को देखा, जो लीजेंड क्वालिटी तक पहुंच चुका था और फैंटेसी ब्रीड बनने से सिर्फ एक कदम दूर था। अगर लिन युआन को अपने कई अनुबंधित परियों में से किसी एक के बारे में सबसे ज्यादा चिंता थी, तो वह निश्चित रूप से रेड थॉर्न होगा। वह रेड थॉर्न के लिए चिंतित था क्योंकि यह केवल मांस और रक्त खाकर विकसित हो सकता था, और एक सच्चा क्रिएशन मास्टर भी कुछ नहीं कर सकता था। इस तथ्य को तो छोड़ ही दें कि लिन युआन लगातार रेड थॉर्न को कांस गेम हो या फिर हो क्रिकेट, यहां जीतने करते हुए लिन युआन ने एक मुस्कान छोड़ी और सफेद दांतों का एक सेट दिखाया। उन्होंने रेड थॉर्न की बेल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, रेड थॉर्न, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जीनियस से पहले फैंटेसी ब्रीड में अपग्रेड हो जाएंगे। लिन युआन की गणना के अनुसार वह रेड थॉर्न को काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड कर शेड्यूल को पीछे धकेल था। वास्तव में लिन युआन को लगा कि मॉर्बियस शायद रेड थॉर्न से पहले काल्पनिक नस्ल में अपग्रेड होने जा रहा था। रेड थॉर्न को लिन युआन की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन वह उनका मतलब समझ सकता था। वह अपनी बेलों को हिला रहा था और बहुत खुश दिख रहा था। लिन युआन ने तुरंत ही इच्छा शक्ति रून को बुलाया, जिसमें विनाश के भीतर नवजात जीवन समाहित था। उसने पहले से ही तय कर लिया था, और इच्छा शक्ति रून अब हरे प्रकाश की एक परत में ढंका हुआ था। हरा रंग अवर्णनीय इच्छा शक्ति को दर्शाता था, और ऐसा महसूस होता था मानो सभी चीजें एक बेहतर शुरुआत के लिए ही समाप्त हो गई हों। लिन युआन ने अपनी सांस रोक ली और इस इच्छा शक्ति रून को बिजली की गति से रेड थॉर्न की ओर भेज दिया। लाल कांटे ने स्वेच्छा से अपना त्याग मुख खोला और इच्छा शक्ति ऋण का स्वागत किया तथा उसे ग्रहण कर लिया। उस समय लिन युआन ने रेड थॉर्न को तीसरे विकल्प की ओर विकसित होने का आदेश दिया। हालांकि इस सहार लिन युआन को रेड थॉर्न से एक और अनुरोध प्राप्त हुआ। अनुरोध पहले से अलग था। पहले रेड थॉर्न विकास की दिशा का अनुरोध कर रहा था, लेकिन अब यह लिन युआन से एक और क्षमता या कार्य जोड़ने का अनुरोध कर रहा था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे जब रेड थॉर्न ने सोर्स सीड से जन्म लिया था और लिन युआन से अपनी जड़ों को कमजोर करने का अनुरोध किया था। यही कारण है कि रेड थॉर्न को लड़ाई के दौरान मिट्टी में खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं थी, जिससे वह अपनी लताओं का उपयोग करके इधर उधर घूम सकता था, जिससे उसे गतिशीलता मिलती थी। रेड थॉर्न के अनुरोध के अनुसार लिन युआन ने विकासवादी पथ पर मांस और रक्त का उपभोग करने का निर्णय लिया था, जिससे रेड थॉर्न एक शिकारी पौधा बन गया। यही कारण था कि रेड थॉर्न ने रिलिंक्विश का मुंह विकसित किया और विभिन्न संक्षारक गुहाओं में इतने सारे अत्यधिक संक्षारक तरल पदार्थ जमा करने में सक्षम था। नतीजतन इसने एसिड कोरोजन क्वीन बी को रेड थॉर्न को अपना आधार बनाने की अनुमति दी थी। अब जबकि रेड थॉर्न एक फंक्शन जोड़ने का अनुरोध कर रहा था, इसका मतलब था कि रेड थॉर्न सिल्वर तक तब पहुंचेगा जब वह फैंटेसी ब्रीड लाइफ फॉर्म बन जाएगा। यह दानव लहर से मांस और रक्त की खपत के कारण था। रेड थॉर्न केवल तभी कोई फंक्शन जोड़ सकेगा जब वह अगली कक्षा में आगे बढ़ेगा। सामान्य अवस्था में जड़ों का कमजोर होना होना उच्च अवस्था में मांस और रक्त का उपभोग, कांस्य अवस्था में पाचन की गति में वृद्धि। इसलिए सिल्वर में नए कार्य के लिए लिन युआन ने ऊर्जा भंडारण का कार्य निर्धारित किया। एक बार लिन युआन ने आदेश दिया, रेड थॉर्न तुरंत एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होना शुरू हो गया। हालांकि रेड थॉर्न की विकास पद्धति ने लिन युआन को झटका दिया। सबसे पहले इसकी सभी लताएं, चाहे वे मोटी लताएं हों जो ऑर्टेट की रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, या वे काम हटेदार लताएं जो नुकसान पहुंचाती थीं, रिलिंक्विश के मुख में भेज दी गईं। सभी बेलें त्याग के मुख के अंदर सबसे मौलिक ऊर्जा में बदल गईं। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद उन सभी 12 आकर्षक फूल जैसी संक्षारक गुहाओं को भी त्याग के मुख में भेज दिया गया। यहां तक कि रेड थॉर्न के शीर्ष पर उगने वाला बीजाणु गुहा भी त्याग के मुख में वापस चला गया और पच गया। वर्तमान में रेड थॉर्न की उपस्थिति में केवल बाहर की ओर तीखे दांत और रिलिंक्विश का मुंह बचा था, जो भयावह संक्षारक द्रव से भरा हुआ था। अचानक त्याग का मुख हरे रंग की चमक से जगमगा उठा। यह रंग इच्छा शक्ति ऋण के समान था।
जो उस विनाश से प्राप्त हुआ था जिसने नवजात जीवन को जन्म दिया था, उस क्षण रेड थॉर्न में पुनः भारी परिवर्तन आया। त्याग का मुंह सूजने लगा। पहले रिलिंक्विश का मुंह केवल 1 मीटर ऊंचा था और एक दीर्घवृत्त जैसा था, लेकिन अब रिलिंक्विश का मुंह क्षैतिज रूप से फैल रहा था और कद्दू के आकार में बदल गया था। रिलिंक्विश का मुंह अचानक फूल गया और पेड़ के गड्ढे के अधिकांश स्थान पर कब्जा कर लिया। अब तक रिलिंक्विश का मुख 2 मीटर ऊंचा और लगभग 3 मीटर चौड़ा था। माउथ ऑफ रिलिंक्विश का मुंह पहले एक छोटे चेरी के मुंह जैसा था। हो सकता है कि उसमें कुछ तीखे दांत दिख रहे हों, लेकिन ज्यादातर दांत अंदर छिपे हुए थे। लेकिन अब रिलिंक्विश के मुंह का मुंह चेरी के मुंह से लाल बेसिन में बदल गया था। एक बार जब माउथ ऑफ रिलिंक्विश ने अपना मुंह खोला, तो वह एक बड़े आकार के जानवर को निगलने में सक्षम हो गया। इसके अलावा लिन युआन ने महसूस किया कि त्याग के मुंह में कुल 18 विशाल मुंह थे और उनमें से प्रत्येक में एक जीभ उगी थी जो कि कांटेदार बेल की तरह थी। हालांकि लिन युआन को यह महसूस हो गया कि यह नुकीली जीभ मांस को पकड़कर मुंह में खींचने के लिए नहीं थी, यह वास्तव में पाचन में मदद करने के लिए थी। इसके बाद त्याग का मुख ऊर्जा से चमक उठा और तुरंत ही एक मांस जैसा फूल खिल गया जिसका व्यास 3 मीटर था। यह मांस जैसा फूल बीजाणु गुहा था जो रेड थॉर्न द्वारा नव विकसित किया गया था। इस बीजाणु गुहा के आकार से ही यह देखा जा सकता था। रेड थॉर्न के विशिष्ट कौशल बीजाणु वृद्धि में काफी वृद्धि हुई थी। यदि मांस जैसा फूल बीजाणु छोड़ता तो वह तुरंत ही एक विशाल सतह क्षेत्र को कवर कर लेता। इसके तुरंत बाद माउथ ऑफ रिलिंकिश में 12 बोरीनुमा पौधे उगाए। उनमें से प्रत्येक में एक लाल फूल खिले जिसका व्यास करीब 1 मीटर था। हालांकि लिन युआन ने रेड थॉर्न के विकास से जो देखा, उसके अनुसार इन बड़े फूलों का कोई व्यावहारिक कार्य नहीं था और वे केवल सौंदर्य प्रयोजनों के लिए थे। पहले रेड थॉर्न की संक्षारक गुहाएं आक्रामक क्षमताएं थीं, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। इसके बजाय इसने संक्षारक तरल पदार्थों के भंडारण की मात्रा बढ़ा दी है। 12 विशाल बोरीनुमा पौधे सांद्रित संक्षारक तरल पदार्थ से भरे हुए थे। त्याग के मुख को आपूर्ति की आवश्यकता होती तो बोरीनुमा पौधे तुरंत पाचन तरल पदार्थ उपलब्ध करा देते। पहले रेड थॉर्न का माउथ ऑफ रिलिंक्विश काफी भयावह और बदसूरत दिखता था। अब इतने सारे बोरी जैसे पौधों और 12 आकर्षक लाल फूलों के साथ इसने रेड थॉर्न को असामान्य सुंदरता प्रदान की है, जिससे यह भयावह और आकर्षक बन गया है। उस समय रेड थॉर्न आधिकारिक तौर पर फैंटेसी ब्रीड तक पहुंच गया था। अब यह ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई था। इसके तुरंत बाद त्याग के मुख के अंदर की विशाल मांस और रक्त ऊर्जा पूरी तरह से फट गई। रिलिंक्विश के मुंह से तीव्र विस्फोट की आवाजें आ रही थीं। रिलिंक्विश के मुंह की पाचन क्षमता के कारण सभी ऊर्जा तरंगों ने वास्तव में लिन युआन को प्रतिकर्षण की भावना महसूस कराई। काल्पनिक नस्ल रेड थॉर्न ने दानव तरंग से अपार रक्त और मांस ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। रेड थॉर्न वर्तमान में सिल्वर फैंटेसी आई की ओर विकसित हो रहा था। अचानक लिन युआन को एहसास हुआ कि त्याग का मुंह कई मुट्ठी के आकार की गांठों से भरा हुआ था। मांस और रक्त ऊर्जा के पाचन के कारण उभार बड़े होते गए और अंततः फट गए। लिन युआन को एहसास हुआ कि ये सभी उभार वास्तव में आंखें थीं। खुरदरी नजर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि 60 से ज्यादा मुट्ठी भर आंखें थीं और उनका रंग गहरा लाल था। उनमें से हर आंख खून और मांस की ऊर्जा से भरी हुई थी। लिन युआन महसूस कर सकता था कि माउथ ऑफ रिलिंक्विश की प्रत्येक बड़ी आंख में रेड थॉर्न की आधी रक्त और मांस ऊर्जा जमा थी। सैट आइज ऑफ रिलिंक्विश के साथ यह रेड थॉर्न की ऊर्जा भंडारण क्षमता को लगभग 30 गुना बढ़ाने के समान था। इसके अलावा ऊर्जा का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है। रेड थॉर्न ऊर्जा को तुरंत क्षति में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन फूलों के सागर का विस्तार करने की इसकी क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। ये आंखें संभवतः नया विकास थीं, जिसने इसे भंडारण करने की क्षमता प्रदान की। विकास के अंत के करीब रेड थॉर्न ने अचानक एक बेल उगाई। बेल बेहद चिकनी थी और इस बार इसकी लंबाई करीब 10 मीटर थी। एक बार जब यह बेल बड़ी हो गई, तो रेड थॉर्न ने सिल्वर फैंटेसी फहे में अपना विकास पूरा कर लिया।
लिन युआन ने रेड थॉर्न के सच्चे डेटा की जांच की। फर्म, हिस्सेनाम, लाल कांटा, शिकारी पौधा, हजार आंखें त्यागना। फिर प्रजाति, फ्लेसिया वंशवाइन उपप्रजाति। फहेग्रेड, रजत, 1/10। फिर टाइप, स्रोत लकड़ी। फम में क्वालिटी, फर्मेंटेसिए, क्षमताएं, मोह का त्याग, शक्तिशाली संक्षारक गुणों वाले जोरदार पाचन तरल पदार्थ स्रावित करता है, जिससे भोजन में ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने की अनुमति मिलती है। मुंह के अंदर मौजूद जीभ का त्याग पाचन की गति को कई गुना बढ़ाने में सक्षम है। यह खाए गए मांस और रक्त से एक विशेष संक्षारक तरल पदार्थ भी स्रावित कर सकता है। क्रूर मांसभक्षी बेल। बेलों में पाचन तरल पदार्थ होते हैं जो हवा में बढ़ते हैं और बेल के अंदरूनी हिस्से पर तेज दांत मांस और रक्त ऊर्जा को पीस सकते हैं और एकत्र कर सकते हैं। त्याग की आंख, रक्त और मांस ऊर्जा का उपयोग करके बनाई गई आंखें। प्रत्येक आंख में रक्त और मांस ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा होती है। जब त्याग की आंखों की संख्या 60 से कम रखी जाती है तो वे केवल ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होती हैं। जब त्याग की आंखों की संख्या 61 से ऊपर होती है तो त्याग की वे आंखें जो 60 से ऊपर होती हैं उन्हें किसी भी समय ऊर्जा किरण में बदला जा सकता है। विशिष्ट कौशल, बीजाणु वृद्धि। यह बड़ी मात्रा में बीजाणुओं को उगलता है जो लाल कांटे द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा या मांस ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। इसके बीजाणु गुहा से बाहर निकलकर तेजी से रैमेट्स और चाइल्ड रैमेट्स विकसित होते हैं जिन्हें ऑनरटेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विदर ग्लोरी। लाल कांटा मिट्टी से ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर सकता है और ऊर्जा को फूलों के समुद्र में डाल सकता है। जब तक मिट्टी में बाल रामेट और रामेट की जड़ें हैं तब तक फूलों का मुरझाया हुआ समुद्र अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा। लिन युआन ने अपनी लार निगल ली और वह काफी देर तक अचंभित रहा जब उसने सिल्वर आई फैंटेसी आई रेड थॉर्न को देखा। अब जबकि रेड थॉर्न का विकास पूरा हो चुका था, उसकी बुद्धिमत्ता 7 या 8 साल के बच्चे के स्तर की हो गई थी। अचानक चिकनी बेल घूमने लगी और एक बेल की कुर्सी में बदल गई, जिसे लिन युआन के सामने रख दिया गया। रेड थॉर्न की बुद्धि में वृद्धि के बाद लिन युआन उसकी भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था, जो निर्भरता और स्नेह की ओर झुकी हुई थी। लिन युआन तुरंत उस कुर्सी पर बैठ गया जो लाल कांटे की बेल से बुनी गई थी। बेल कुर्सी में लचीलापन था और वह विशेष रूप से आरामदायक थी। यदि लिन युआन इस बेल की कुर्सी पर बैठे जबकि लाल कांटा युद्ध में फूलों का समुद्र पैदा करता कहता तो वह आराम से नरसंहार देख पाता, हमेशा की तरह। लिन युआन ने डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स से एक लाल रिबन निकाला और उसे बेल की कुर्सी पर बांध दिया। रेड थॉर्न ने तुरंत अत्यधिक खुशी से फुफकारने की आवाज निकाली। रेड थॉर्न के पास अब झूमने के लिए कोई बेल नहीं थी। हालांकि इसने रेड थॉर्न को लिन युआन के साथ बातचीत करने से नहीं रोका। 12 1 मीटर चौड़े फूल झूम रहे थे और सीटी की आवाज निकाल रहे थे। यह तुरही की तरह लग रहा था। लिन युआन ने अपने माथे को पकड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। क्या रेड थॉर्न भी चिमी की तरह अपनी संगीत प्रतिभा विकसित करना शुरू कर रहा है? हालांकि लिन युआन को यह स्वीकार करना पड़ा कि रेड थॉर्न का बीट बॉक्स अविश्वसनीय था। लिन युआन ने आह आह भरी। रेड थॉर्न वास्तव में अन्य फे से अलग था। रेड थॉर्न की आक्रमण शैली के कारण लिन युआन को रेड थॉर्न की असली ताकत देखने के लिए एक रामेट बनाने के लिए रेड थॉर्न की आवश्यकता होगी। इसके बाद लिन युआन ने रेड थॉर्न से रामेट बनाने को कहा। परिणाम स्वरूप रेड थॉर्न ने 2 रामेट बनाए और उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेष विशेषता थी। इनमें से एक रामेट गहरे हरे रंग की बेलों से बना था। बेलों का अंदरूनी हिस्सा तीखे दांतों से भरा हुआ था और बहुत शक्तिशाली था। इस रामेट में सिल्वर फे की ताकत थी और यह क्लास 2 आयामी जीवन रूप के बराबर था। लिन युआन ने इस घटना को देखा और महसूस किया कि यह भयावह रूप से क्रूर थी। इस रामेट के अंदरूनी हिस्से पूरी तरह से खाली थे और इसमें पहले से संक्षारक गुहाओं से पाचन तरल पदार्थ मौजूद थे। बेल के नीचे के तीखे दांतों के लिए वे खाने के लिए इंतजार कर रहे मुंह के समान थे। लिन युआन ने समझा कि रेड थॉर्न के विकास ने रामेट की युद्ध क्षमता को बढ़ाया और संक्षारक गुहाओं को दूर किया। वर्तमान में बेलें अपने आप खाने में सक्षम थीं और बेल की पाचन क्षमता में वृद्धि हुई। वे रक्त और मांस भी खा सकते थे। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। यह रामेट रूप स्पष्ट रूप से रेड थॉर्न की क्षमता
क्रूर मांसभक्षी बेल थी। अभी रेड थॉर्न के ऑनरटेट में कोई और बेल नहीं थी, इसलिए क्रूर मांसभक्षी बेलें फूलों के समुद्र में रामेट पर दिखाई दी। पहले रेड थॉर्न की क्षमता को ब्रूटल कार्निवोर वाइन ननु कहा तथा इसे आर्मर पियर्सिंग वाइन कहा जाता था। हालांकि यह स्पष्ट था कि ब्रूटल कार्निवोर वाइन अधिक शक्तिशाली थी। एक ही समय में मारना और पचाना रेड थॉर्न की युद्ध शैली के लिए वास्तव में उपयुक्त था। दूसरा प्रिय बीजाणु गुहा का सरलीकृत संस्करण था। युआन को उम्मीद नहीं थी कि जब रेड थॉर्न सिल्वर फैंटेसी फे में विकसित होगा तो यह वास्तव में एक दोष को हल करेगा जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यह समस्या थी कि फूलों के समुद्र का विस्तार कैसे किया जाए। वर्तमान में इन सरलीकृत बीजाणु गुहा रेमेट्स को कई बेस स्टेशनों के रूप में माना जा सकता है। वे एक निश्चित सीमा तक बीजाणुओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। रेड थॉर्न के बीजाणु बहुत हल्के और फैलने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें बहुत दूर तक फैलाना बहुत मुश्किल था। रेड थॉर्न अब सरलीकृत बीजाणु गुहा रैमिट्स के साथ फूलों के समुद्र का विस्तार करने में सक्षम होगा। जब तक रेड थॉर्न के पास पर्याप्त रक्त और मांस ऊर्जा होगी, वह फूलों के समुद्र को अनिश्चित काल तक विस्तारित करने में सक्षम होगा। इसके अलावा फूलों के समुद्र की त्रिज्या जितनी बड़ी होती थी, रेड थॉर्न के लिए पर्याप्त रक्त और मांस ऊर्जा प्राप्त करना उतना ही आसान होता था, जिससे एक इष्टतम चक्र बनता था। यह कम श्रेणी के आयामी जीवन रूपों के लिए बस एक दुस्वप्न था। सभी कम श्रेणी के आयामी जीवन रूप रेड थॉर्न के लिए पोषक तत्व बन जाएंगे, फूलों के समुद्र का विस्तार करने में अपना योगदान देंगे। लिन युआन को लगा कि रेड थॉर्न पूरी तरह से निम्न श्रेणी जीवन रूप निष्पादक की उपाधि के योग्य था। उस समय एक आंख अचानक से खुल गई। रेड थॉर्न ने बेल चैनल का उपयोग करके आंख को सरलीकृत बीजाणु गुहा रैमेट में स्थानांतरित कर दिया। जब रेड थॉर्न ने देखा कि लिन युआन ध्यान दे रहा था, तो उसने अचानक आंख को वापस खींच लिया, जिसे उसने बलपूर्वक स्थानांतरित किया था। फिर उसने लिन युआन को यह बात साबित करने के लिए एक फुफकारने की आवाज निकाली। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि त्याग की आंख का इस्तेमाल इतनी लचीली विधि से किया जा सकता है। इसे वास्तव में रेड थॉर्न और रैमेट्स के बीच जुड़े बेल चैनल के माध्यम से फूलों के समुद्र में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे फूलों के समुद्र की दृढ़ता में बहुत वृद्धि होगी। इसने रेड थॉर्न को रानी बनने की अनुमति दी, जो फूलों के समुद्र पर नियंत्रण कर सकती थी। जिससे तुरंत संसाधनों की उचित आपूर्ति हो सकती थी। इसके अलावा यह सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। बड़े पैमाने पर लड़ाई में अगर रक्त और मांस ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति होती, तो रेड थॉर्न लगातार रिलिंक्विश की आंखों को स्थानांतरित करने में सक्षम होता। फूलों की गहराई में यह अज्ञात था कि कब रिलिंक्विश की आंख प्रकट होगी और रेड थॉर्न के रक्त और मांस ऊर्जा के आधे हिस्से के साथ हमला करेगी। यह वैसा ही था जैसे फूलों के समुद्र के भीतर हत्यारों को छिपाना और दुश्मन की जान लेने का इंतजार करना। रिलिंक्विश के मुंह के भीतर विकसित हुई रिलिंक्विश की जीभ ने दिखाया कि रेड थॉर्न की पाचन क्षमता पूरी तरह से उन्नत हो गई थी। रेड थॉर्न ने जितने भी आयामी जीवन रूपों का सेवन किया, उनमें विभिन्न प्रकार के एसिड थे। यह एक ऐसा एसिड बनाने में सक्षम होगा जो विभिन्न प्रकार के आयामी जीवन रूपों को पचाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, जिसमें टंग ऑफ रिलिंकिश का अस्तित्व होगा। इससे पाचन की दक्षता में बहुत वृद्धि होगी। त्याग की भाषा सिर्फ लाल कांटे के लिए ही प्रभावी नहीं थी, बल्कि फूलों के पूरे सागर के लिए भी प्रभावी थी। सभी क्षमताओं की जांच करने के बाद लिन युआन ने नव अर्जित विशेष कौशल विदर ग्लोरी की जांच करना चाहा, जिसे रेड थॉर्न ने एक काल्पनिक नस्ल बनने के बाद प्राप्त किया था। एक बार जब लिन युआन ने विदर ग्लोरी पर परिचय पढ़ने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया, तो वह समझ गया कि यह किस लिए था। यह वैसा ही था जैसे रेड थॉर्न के फूलों के समुद्र को जीवन का दूसरा मौका देना। इसने रेड थॉर्न को फूलों के समुद्र को फिर से अपने चरम पर लाने के लिए भूमि से ऊर्जा निकालने की अनुमति दी। हालांकि ऊर्जा निकाले जाने के बाद भूमि की स्थिति के बारे में सोचकर लिन युआन की भौहें थोड़ी सी झुक गईं। इसलिए उसने रेड थॉर्न को दोनों रामेट्स को विदर ग्लोरी को मारने का आदेश देने के लिए कहा। यह वैसा ही था जैसा लिन युआन ने उम्मीद की थी। मिट्टी से ऊर्जा निकाले जाने के बाद यह रेतीली अवस्था में बदल गई। लिन युआन ने तुरंत ताली बजाई और खुशी मनाई। यह वैसा ही था जैसे रेड थॉर्न की विदर ग्लोरी का इस्तेमाल करके सोर्स सैंड को बड़ी मात्रा में रेत बनाने में मदद करना।
इसका यह भी मतलब था कि रेड थॉर्न और सोर्स सैंड ने आपसी बातचीत हासिल कर ली थी। यह साधारण जोड़ जैसा नहीं था। फूलों के समुद्र से उत्पन्न रेत का समुद्र बिल्कुल भयानक होगा। स्रोत रेत को अपनी ताकत दिखाने के लिए रेत का उत्पादन करना होगा, और अधिक रेत का मतलब होगा अधिक ताकत। लेकिन अब सोर्स सैंड की रेत बनाने की समस्या रेड थॉर्न के विशेष कौशल द्वारा हल हो गई थी। इसके अलावा फूलों के समुद्र का सतह क्षेत्र रेत की मात्रा निर्धारित करेगा। लिन युआन खड़ा हुआ और उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। हालांकि रेड थॉर्न के सिल्वर फैंटेसी में विकास से सबसे अधिक लाभ एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को हुआ। एसिड कोरोजन क्वीन भी केवल चाटुकार थी। उसका घर अब कई गुना बड़ा हो गया था और उसका मुफ्त आलीशान नवीनीकरण भी हुआ था। इसके अलावा एसिड कोरोजन क्वीन भी अब विभिन्न प्रकार के एसिड का स्वाद ले सकती थी। वह अच्छी तरह से खाना खाएगी और अच्छी तरह से आराम करेगी। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी वास्तव में जीवन की विजेता थी। इसका मतलब था कि चाटुकार के पास सब कुछ था। लिन युआन ने रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को पत्ती के आकार के परिभंडारण बॉक्स में वापस संग्रहित किया। त्याग की आंख की विशेषता के अनुसार रेड थॉर्न हर समय 60 त्याग की आंखें बनाए रख सकता है। लिन युआन यह बताना चाहता था कि रेड थॉर्न केवल एक धोखा देने वाली मशीन थी। पेड़ के छेद से बाहर निकलने के बाद लिन युआन ने हरी दुनिया को सफेद बर्फ की परत से ढका हुआ देखा। जब बर्फ उसके चेहरे पर गिरी तो उसे गुदगुदी महसूस हुई और अचानक उसे छींक आ गई। उस समय ब्लड बैथ और एंडलेस समर की मां वहां चली आईं। एंडलेस समर ने कहा, बधाई हो, कान से फैंटेसी फय का होना वाकई बहुत बड़ी किस्मत है। लिन युआन ने तुरंत जवाब दिया, रेड थॉर्न को प्रबुद्ध करने के लिए लॉ रून का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा यह अज्ञात है कि रेड थॉर्न को कांस्य काल्पनिक फय बनने में कितना समय लगेगा। लिन युआन के शब्दों ने एंडलेस समर को चौंका दिया। अंतहीन समर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन उसके रक्षक बनने की प्रतिज्ञा करने के बाद भी उसे वरिष्ठ कहेगा। आखिरकार एक रक्षक को उच्च श्रेणी का नौकर माना जाता है। साथ ही अंतहीन समर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन युआन रेड थॉर्न को कांस्य ग्रेड में रखने की योजना बना रहा था जब तक कि वह एक काल्पनिक नस्ल नहीं बन जाती। कहने का तात्पर्य यह था कि इस युवक का विश्व के प्रति दृष्टिकोण बहुत बड़ा था और उसके पास अपार धन था। यंग मास्टर, आप मुझे बस एंडलेस समर कह सकते हैं। अगर यंग मास्टर मुझे सीनियर कहकर बुलाते रहे आपके रक्षक के तौर पर, तो मुझे बुरा लगेगा अगर मैं आपको यंग मास्टर न कहूं। अंतहीन समर ने कृतज्ञता भरी नजरों से लिन युआन को देखा। अंतहीन समर ने जो विपत्ति झेली थी उसका अंत मौत से होने वाला था, लेकिन इस युवा ने उसे नया जीवन दिया। साफ सफाई करने के बाद लिन युआन ने कहा, अंतहीन ग्रीष्मकाल, मैं रक्तबीज की मां के साथ शाही राजधानी लौटने की योजना बना रहा हूं। क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? एंडलेस समर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, यह स्वाभाविक है। बोलने के बाद एंडलेस समर की आंखें गंभीर हो गईं। लिन युआन, अगर भविष्य में आपके पास कोई निर्देश है तो कृपया मुझे बताएं। एक परी के लिए कोई हमेशा तार्किक रूप से सोचे बिना ही गुरु की मदद करेगा। इसीलिए अंतहीन समर के लिए कोई भी व्यक्ति या चीज जो लिन युआन को नुकसान पहुंचाने वाली थी, वह अंतहीन समर का दुश्मन होगा। लिन युआन ने एंडलेस समर के गंभीर भाव को देखा और जवाब दिया, ठीक है, तो मैं भविष्य में आपको परेशान करूंगा। बोलने के बाद लिन युआन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक पक्षी पक्षी को उन्हें लेने के लिए आदेश दिया। अचानक एंडलेस समर ने एक हल्की सी आवाज निकाली। हवा की तेज आवाज के साथ डायमंड वेयर एपिक स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन आया। क्रूर परी भंडारण बॉक्स। डायमंड सन एपिक स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन जमीन पर लेट गया और एंडलेस समर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह बाज बहुत तेजी से उड़ता है। लिन युआन ने देखा और सहमति में सिर हिलाया। क्या बाज सबसे तेज पक्षी नहीं थे? लिन युआन अंतहीन ग्रीष्मकाल और रक्तबीज की मां इसकी पीठ पर बैठे और शाही राजधानी की ओर चल पड़े। एक दिन से ज्यादा उड़ान भरने के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। वे सुदूर उत्तर से निकल आए थे और अब बर्फ नहीं देख पा रहे थे। लिन युआन ने स्टॉर्म लॉन्गविंग्ड फाल्कन के नीचे विशाल पहाड़ों और नदियों को देखा। नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार अंतहीन जंगल की गहराई में अपने प्रशिक्षण से प्राप्त लाभों के बावजूद उसे लगा
कि उसने बहुत कुछ हासिल किया है। लिन युआन अब रॉयल कैपिटल में वापस जाने वाला था और इस टूर्नामेंट के कुछ महीनों के दौरान अपने गिल्ड क्लब के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह अंतहीन समर की सुरक्षा के साथ अपने गुट की स्थापना पर विचार कर सकता था। भले ही फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल का बच्चा अभी तक नहीं निकला हो, लिन युआन पहले अपनी व्यक्तिगत शक्ति के प्रोटोटाइप को स्केच कर सकता था। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद रेडियंस 100 सीक्वेंस का चयन शुरू होना चाहिए। डायमंड एवियन एपिक स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन 2 दिनों में रॉयल कैपिटल तक पहुंच गया। यह डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो से कहीं ज्यादा तेज था। हालांकि स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन बहुत हिंसक था। यह एक शिकारी पक्षी था जो हमला करने में माहिर था। यदि दो सुजैन मिथ नस्ल के परियों अंतहीन ग्रीष्म और रक्तबीज की माता ने इसे वश में नहीं किया होता, तो यह इतना आज्ञाकारी नहीं होता और उन तीनों को शाही राजधानी में नहीं भेज पाता। रेडियंस फेडरेशन के कुछ संगठन जो एवियन फेए को किराए पर लेते हैं, वे कभी भी स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन्स को पालने के लिए पकड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन उन क्रिएशन मास्टर्स के प्रति काफी विनम्र थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और उनका ग्रेड बढ़ाया, लेकिन उन्हें यात्रियों के साथ उड़ान भरने देना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था। ऐसा तब तक था जब तक कि स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन का पालन पोषण करने वाला क्रिएशन मास्टर उसकी पीठ पर पायलट बनने के लिए तैयार न हो। केवल इसी तरीके से वे यह सुनिश्चित कर सकते थे कि स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन अन्य लोगों पर बेवजह हमला न करे। हालांकि क्रिएशन मास्टर का पायलट बनना और भी असंभव था। स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन को पालने वाले क्रिएशन मास्टर्स कम से कम क्लास 3 के थे। एवियन ट्रांसपोर्टेशन फे को काम पर रखने वाला कोई भी संगठन पायलट के रूप में इस तरह के क्लास के क्रिएशन मास्टर्स को काम पर रखने की कीमत वहन नहीं कर सकता था। पिछले 2 दिनों से स्टॉर्म लॉन्ग विंग्ड फॉल्कन पीठ पर रहते हुए लिन युआन ने एंडलेस समर के लिए स्टार वेब पर ऑनस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स से डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स का ऑर्डर दिया था। आखिरकार अपने सामान को साथ ले जाने के लिए डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स जैसे स्थानिक भंडारण उपकरण के बिना कुछ भी करना असुविधाजनक था। जब एंडलेस समर अभी भी अपने पौधे के रूप में थी, तो उसे किसी भी सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। अब जब वो एक मानव रूप में बदल गई है, तो उसे भविष्य में अपने संसाधनों या लूट को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं की आवश्यकता होगी। जब लिन युआन ने एंडलेस समर के बॉडी वेपनाइजेशन ब्रेसलेट को देखा, तो उसने कहा, ये गुलाबी बैंगनी हाइड्रेंजिया छोटे हो जाने के बाद ब्रेसलेट पर कुछ हद तक घंटियों की तरह दिखते हैं। डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स को कस्टमाइज करते समय एंडलेस समर ने व्यक्त किया कि वह इसे गुलाबी बैंगनी घंटी के आकार में कस्टमाइज करना चाहती थी। उसने रहस्यमय तरीके से यह भी व्यक्त किया कि वह इसे पेंडेंट के रूप में ब्रेसलेट पर लटकाएगी। यह सुनने में तो बहुत साधारण लग रहा था, लेकिन इसने लिन युआन की आंखें संकीर्ण कर दी। एंडलेस समर बहुत कोमल दिख रही थी। उसने एक महिला की तरह गुलाबी बैंगनी रेशमी पोशाक पहनी हुई थी। हालांकि उसके मन में गहरे विचार थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स किस चीज से बना है। एक व्यक्ति जो इसे समझता है, वह एक नजर में इसे समझने में सक्षम होगा। एंडलेस समर इस गुलाबी बैंगनी घंटी के आकार के डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स को अपने बॉडी वेपनाइजेशन ब्रेसलेट पर लटकाना चाहती थी। यह इसे एक धुने के आवरण के रूप में उपयोग करने के समान था, जिससे लोगों को यह लगने लगा कि यह ब्रेसलेट गुलाबी बैंगनी घंटी के आकार वाले डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स के साथ पहनने के लिए एक सहायक वस्तु है, जिससे ब्रेसलेट का अस्तित्व कमजोर हो गया। इसलिए यदि वास्तव में कोई संघर्ष था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि लोग अपना ध्यान एंडलेस समर के ब्रेसलेट पर नहीं लगाएंगे। एंडलेस समर का हमला करने का तरीका मूल रूप से एक मानसिक हमला था। जब तक एंडलेस समर ने बॉडी वेपनाइजेशन ब्रेसलेट को सक्रिय किया, तब तक वह तुरंत एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव भेजने में सक्षम थी। यह गुलाबी बैंगनी घंटी के आकार का डायमंड फेस स्टोरेज बॉक्स एंडलेस समर के ब्रेसलेट को हर बार हमला करने पर चुपके से हमला करने का मौका देने के समान था। लिन युआन की राय में यह क्रूर था, लेकिन यह फेय के अस्तित्व के मार्ग के अनुरूप भी था। जब लिन युआन शाही राजधानी में पहुंचे, तो वे अपने महल में वापस नहीं लौटे। इसके बजाय उन्होंने लीनिंग मून माउंटेन के रेडिएंट मून पैलेस का दौरा किया। इस बीच रक्तबीज की मां ने एक सेल फोन खरीदने, एक स्टार वेब कार्ड प्राप्त करने और कुछ दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए एंडलेस समर का सहारा लिया। हालांकि ब्लडबैथ की मां निराश थी, क्योंकि एंडलेस समर ने विभिन्न प्रकार के भोजन की शुरुआत में बहुत रुचि नहीं दिखाई। जब एंडलेस समर को एक सेल फोन मिला और उसने उन खूबसूरत सामानों और कपड़ों को देखा, तो उसकी आंखें चमक उठीं।
लिन युआन को लगा कि इन दो सुजैन मितफे में से एक पेटू थी, जबकि दूसरी कोई भी अच्छी वस्तु खरीदना चाहती थी। इससे मिथ ब्रीड फे के बारे में उनकी राय बदल गई। फे चाहे किसी भी स्तर पर पहुंचे, वे भी अनजान लोगों के सामने आम लोगों की तरह ही थे। वे 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं का एक बहुत ही जीवंत जीवन थे। चंद्र महारानी इस समय दीप्तिमान चंद्र महल के आंतरिक महल के प्रजनन कक्ष में एक अजीब आकार वाली लंबी सफेद चीनी मिट्टी की मेज के सामने खड़ी थी। यह लंबी सफेद मेज बहुत सपाट नहीं लग रही थी और इसमें हल्का सा घुमाव था। सतह बहुत चिकनी लग रही थी और घुमाव के कारण मेज पर कुछ भी रखना मुश्किल था बिना गिरे। हालांकि मेज पर कई चीजें रखी हुई थीं, जैसे कि लंबी सफेद चीनी मिट्टी की मेज ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। मेज हमेशा राजसी जल तत्व ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी, जो कि जल तत्व नाशपाती में मौजूद जल तत्व से भी अधिक थी, जिसे इक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उत्परिवर्तन प्रेरित करने के बाद उगल दिया था। इक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश एक जीवित प्राणी था, जबकि यह लंबी सफेद घुमावदार चीनी मिट्टी की मेज स्पष्ट रूप से जीवित प्राणी नहीं थी। उस समय कैचा, जो चंद्र महारानी के पास खड़ी थी, ने एपिफेलम चाय की पत्तियों से बनी चाय का एक कप डाला। उसने चाय का यह कप मेज पर रखा और धीरे से कहा, चंद्र महारानी, यह जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाला बेर का फूल जो आपने उगाया है, और भी बेहतर खिल रहा है। यह सुनकर चंद्र महारानी ने शाखाओं की छंटाई का काम रोक दिया। उसने जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाले प्लम ब्लॉसम की जांच की, जिसे उसने अभी अभी छंटाई करके पूरा किया था, और जवाब दिया, अगर व्हेल की हड्डी इस जेड हेयरपिन प्लम ब्लॉसम को जल तत्व ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करती, तो मुझे डर है कि इसे इस तरह खिलने में 3 साल लगेंगे। चंद्र महारानी के शब्दों को सुनने के बाद कैचा पहले तो हैरान हुई, फिर शर्मिंदा हुई। उसने हमेशा सोचा था कि चंद्र महारानी व्हेल की हड्डी से बनी लंबी मेज का उपयोग इसलिए करती थीं ताकि उन्हें हमेशा जेड हेयर पिन 9 पंखुड़ियों वाले प्लम ब्लॉसम को पानी न देना पड़े। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस जेड हेयर पिन 9 पंखुड़ियों वाले प्लम ब्लॉसम को जल्दी से परिपक्व होने देना चाहती थी। यह लंबी सफेद चीनी मिट्टी की मेज मिथ 3 सिटेशियन फे की व्हेल की हड्डी से बनी थी। ये जेड हेयरपिन 9 पेटल प्लम ब्लॉसम से कहीं ज्यादा कीमती थी। हालांकि जेड हेयरपिन 9 पेटल्ड प्लम ब्लॉसम एक हेवन एंड अर्थ फे था, लेकिन हेवन एंड अर्थ फे के बीच इसकी प्रभावकारिता अपेक्षाकृत कमजोर थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी पंखुड़ियां केवल बालों की देखभाल के लिए थीं। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के फे के बीच इस तरह के बालों की देखभाल ज्यादा अपरंपरागत थी, लेकिन यह कुछ खास फे के लिए बहुत उपयोगी थी, जैसे कुछ बालों वाले जानवरों के फे। यह उनके फर की चमक और आभा को काफी हद तक बढ़ा सकता था। चंद्र महारानी हमेशा जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाले प्लम ब्लॉसम की पंखुड़ियों का उपयोग अपने अनुबंधित परी कैलेमिटी सन स्वेलोइंग फॉक्स के लिए आत्मा द्रव तैयार करने के लिए करती थी। बेशक पंखुड़ियों की खास मांग थी, क्योंकि वे गंजापन ठीक कर सकती थीं और हेयरलाइन के पीछे हटने को कम कर सकती थीं। नतीजतन कीमत बहुत ज्यादा थी। यदि चंद्र महारानी बेर की शाखाओं को छांटने के मूड में नहीं होती, तो संभवतः इसे आंतरिक महल में ले जाने का अधिकार भी नहीं होता। कैचा ने रेडियंट मून पैलेस में उन दुर्लभ परियों और यहां तक कि स्वर्ग और पृथ्वी परियों के बारे में सोचा, जिन्हें बाहरी लोग नहीं देख सकते थे। क्या यह सब चंद्र महारानी की बदौलत नहीं था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया और उन्हें धूल इकट्ठा करने के लिए आभूषण के रूप में कोने में रख दिया? हालांकि कैचा को यह नहीं पता था कि जब चंद्र महारानी फूलों की शाखा को काट रही थी, तो वह फूलों को नहीं, बल्कि दिल को काट रही थी। वह पन्ने भी इस जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाले प्लम ब्लॉसम की छंटाई कर रही थी। अनजाने में उसने इसे छोटा कर दिया था। उसकी राय में जीवन इस फूलदार शाखा की तरह है। चाहे वह इसे कैसे भी काटे, उसे फिर भी लगेगा कि कुछ सही नहीं है। फिर भी चंद्र महारानी की छंटाई का तरीका अलग था। वह केवल वही छोड़ती थी जो वह चाहती थी, और जो उसे लगता था कि फालतू है उसे काट देती थी। उन्होंने इसे इस भावना के साथ काटा कि सर्दियों में हवा ठंडी होती है और ठंडे बेर के फूल देर से खिलते हैं। जेड हेयरपिन 9 पेटल्ड प्लम ब्लॉसम से कई बिखरे हुए प्लम फूल थे। संख्याओं के कारण यह कुछ हद तक भद्दा हो गया। जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाला प्लम ब्लॉसम मटन फैट जेड की तरह प्लम शाखाओं पर ऐसे खिलता है मानो बर्फ की परत पर दबा हुआ हो। चंद्र महारानी की छंटाई के कारण बेर की शाखाओं पर 9 बेर के फूल थे, जिनकी 9 पंखुड़ियां खिली हुई थीं। बेर की शाखाएं बहुत ही शक्तिशाली थीं। उनमें सुंदरता का स्पर्श था,
और वे बहुत अच्छी लग रही थीं। उस समय चंद्र महारानी ने जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाले बेर के फूल को देखा। वह छंटाई से अधिक संतुष्ट हो गई और बोली, बेर के फूल की खुशबू में एक अलग ही आकर्षण है और यह इतना बढ़िया है कि इसे ठंड से डर नहीं लगता। जल्द ही नया साल आने वाला है। इससे पहले कि कैच चंद्र महारानी के शब्दों को समझने की कोशिश कर पाती, उसने आंतरिक महल के दरवाजे से रहस्यमयी चंद्रमा की स्पष्ट आवाज सुनी। चंद्र महारानी, युवा भगवान वापस आ गए हैं। चंद्र महारानी ने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया, जो जेड हेयरपिन 9 पंखुड़ियों वाले बेर के फूल की छंटाई करने जा रहा था। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी। मिस्टिक मून, उन 2 स्पिरिट सेवरी पिग्स में से एक को भून लो, जो तुम पिछली बार शेफ सुप्रीम से लाए थे। यह सुनकर मिस्टिक मून ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। लिन युआन पहले ही रेडियंट मून पैलेस के दरवाजे के सामने पहुंच चुका था। जब उसने रेडियंट मून पैलेस के सामने उन 2 सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया को देखा, तो उसने पाया कि यह दृश्य 1.5 महीने पहले के दृश्य से बहुत अलग था, जब वह वहां से गया था। सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया, जो कि बहुत सुंदर हो गया था, लेकिन उसमें कोई विल पावर रून नहीं था और जो डायमंड एक्स लीजेंड में रह गया था, अभी भी सुंदर और फूलों से भरा हुआ था। दूसरे ने इच्छा शक्ति ऋण को समझ लिया था, लेकिन फूलों और हरी पत्तियों का एक पेड़ गिरा दिया और यहां तक कि निष्क्रियता में भी चला गया। उसके पास युवा पत्तियों से भरा एक पेड़ था। यद्यपि इसकी ऊंचाई डायमंड एक्स लीजेंड सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया के बराबर थी, लेकिन जिसने विल पावर रून को समझ लिया था और सुजरेन तक पहुंच गया था, उसकी नई विकसित युवा पत्तियों के बीच कलियां थीं। कलियों के बीच एक सुनहरा और चांदी का रंग छिपा हुआ था। वे पहले से ही सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया फूलों से रंग में अलग दिख रहे थे। यदि डायमंड एक्स सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया फूल सितारों की तरह थे, तो सुजरेन सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया फूल एक छोटे सूरज की तरह खिलते थे, जो चमकीले सोने और चांदी की चमक के साथ चमकते थे। ऐसा लग रहा था कि जब यह सुजरेन सिल्वर स्टैमिन गोल्ड लस्टर कैसिया फैंटेसी तक पहुंचेगा, तो यह अपनी पहली विश्व सफाई का स्वागत कर सकेगा और एक मिथक नस्ल बन सकेगा। लिन युआन ने तेज गति से रेडियंट मून पैलेस के आंतरिक महल में प्रवेश किया और तुरंत चंद्र महारानी को देखा, जो वहां बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लिन युआन को आंतरिक महल में आते देख कैचा ने तुरंत मेज पर रखे जेड पोर्सिलेन चायदानी से 1 कप स्पिरिट चाय डाली, उसे लिन युआन को सौंप दिया और कहा, युवा स्वामी, बाहर सूखा और हवा चल रही है, अपने गले को नम करने के लिए कुछ स्पिरिट चाय पी लो। लिन युआन ने कप लिया और जवाब देने से की तरह सुगंधित है। चंद्र महारानी ने मेज से एक लाल और हरा स्पिरिट फल उठाया। उसने उसे जल्दी से छीला और लिन युआन को थमाते हुए पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम रेडियंस 100 सीक्वेंस टेस्ट से पहले वापस नहीं आओगे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या कुछ हुआ था? जब चंद्र महारानी ने स्प्रिट फ्रूट दिया, तो लिन युआन ने एक निवाला खाया और उसके मुंह में फलों की खुशबू फैल गई। इस समृद्ध फलों की खुशबू में भरपूर रस था और यह बहुत मीठा था। रेडियंट मून पैलेस का स्पिरिट फल कोई विशेष रूप से दुर्लभ किस्म का नहीं था, बल्कि यह एक सेब था जो बाजार में बेचा जाता था, सिवाय इसके कि यह सेब रेडियंट मून पैलेस में उगाए गए डायमंड फल के पेड़ से था। यद्यपि वे एक जैसे थे, फिर भी उनका स्वाद अलग था। जब कैचा ने चंद्र महारानी को हीरे के सेब को इतनी अच्छी तरह छीलते हुए देखा, तो वह उस पहली बार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जब चंद्र महारानी ने यंग लॉर्ड के लिए सेब छीला था। वह हड़बड़ाहट में लग रही थी। इसे ऐसा पहाड़ न बनने दें जो जमीन को छूता हो। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज। आमतौर पर नहीं करती। इस दुनिया में केवल लिन युआन ही उसे व्यक्तिगत रूप से सेब छीलने के लिए कह सकता था। चंद्र महारानी का प्रश्न सुनने के बाद लिन युआन ने छिलके वाले सेब का एक टुकड़ा खाया और जवाब देने से पहले उसे मेज पर रख दिया। प्रशिक्षण जल्दी समाप्त हो गया, इसलिए मैं आपके साथ नया साल बिताने के लिए पहले वापस आ गया। चंद्र महारानी चिंतित थीं कि कहीं लिन युआन को कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब जब उन्होंने उसका जवाब सुना, तो उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसने पास ही स्थित कमल के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, कमल के तालाब में इन कमल के फूलों को सुजैन में पदोन्नत किया गया है। उनकी जड़ों से प्राप्त कमल का चूर्ण सबसे स्वादिष्ट होता है। नए साल के दौरान मिस्टिक मून सुजैन सिल्वर स्टेमन गोल्ड लस्टर कैसिया के खिले हुए ऑस्मैंथस और इन फूल के फूलों की जड़ों को
कमल के चूर्ण और ऑन्समैंथस कैंडी में पका सकता है। जब कैचा ने चंद्र महारानी के शब्द सुने तो वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। क्या चंद्र महारानी लिन युआन को बहुत ज्यादा बिगाड़ नहीं रही थी? उस सुजरेन कमल के फूल का सार कमल के बीजों और जड़ों में केंद्रित था। हालांकि कमल के बीज दुर्लभ थे और हर 3 साल में केवल एक बैच का उत्पादन होता था, कमल की जड़ें हर साल उपलब्ध थीं। इस सुजरेन कमल के फूल की कमल की जड़ें और साथ ही सुजरेन सिल्वर स्टेमेन गोल्ड लस्टर कैसिया का ओस्मांथस कितना दुर्लभ था। आंतरिक महल के कमल तालाब में सुजैन कमल पुष्प परियों में उच्च बुद्धि थी, इसलिए वे सभी चंद्र महारानी के शब्दों को सुनकर कांप उठे। कमल पुष्प परी, जिन्होंने सुजैन तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास किए थे ताकि वे दीप्तिमान चंद्र महल के आंतरिक महल में रह सकें, वे संदेह से बच नहीं सके। उन्हें अपनी प्रजाति से अलग दिखने और सुजरेन बनने के लिए इतना प्रयास क्यों करना पड़ा? उन्हें लगा था कि वे जीवन में विजेता बन गए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे भाई जो महल के बाहर बगीचे में चले गए थे, वे बेहतर स्थिति में थे। उनकी कमल की जड़ें बहुत कठिनाई से उगी थीं, फिर भी हर बार लिन युआन के आने पर उन्हें काटना पड़ता था। रात्रि भोजन के बाद लिन युआन और चंद्र महारानी के बीच ज्ञान प्रश्नोत्तरी हुई। उसके साथ ज्ञान प्रश्नोत्तरी ने चंद्र महारानी को आश्चर्यचकित कर दिया। 2 महीनों में उनका शिष्य बहुत बड़ा हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई पर खड़ा होता है, तभी वह ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिन पर उस ऊंचाई पर विचार करने की आवश्यकता होती है। लिन युआन के सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर थे। चंद्र महारानी के जवाब यथासंभव विस्तृत थे। प्रत्येक उत्तर से उसे पूरी समझ प्राप्त हुई और इस तरह वह प्रबुद्ध हो गया। दीप्तिमान चंद्रमहल छोड़ने के बाद लिन युआन ने गंभीरता से चंद्र महारानी से कहा, गुरु, मैंने इस महीने से अपना खुद का गुट बनाने का फैसला किया है। यह सुनकर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यदि आप अपने गुट को आकाश के पास बादल बनने दे सकते हैं तो उसे जमीन को छूने वाला पहाड़ न बनने दें। लिन युआन ने रेडियंट मून पैलेस छोड़ दिया और अपने गुरु के शब्दों पर विचार करते हुए सड़क पर चल दिया। उस समय मिस्टिक मून आंतरिक महल में चला गया और कहा, चंद्र महारानी, क्या आप चाहती हैं कि मैं यंग लॉर्ड को अपना गुट स्थापित करने में मदद करूं? चंद्र महारानी ने अपना सिर हिलाया। वह लिन युआन के स्वभाव और सिद्धांत को समझती थी, इसलिए वह उसकी स्वतंत्रता के बारे में बहुत स्पष्ट थी। अगर कोई और बात होती तो चंद्र महारानी अपने स्वार्थ के कारण गुप्त रूप से उसकी मदद कर सकती थी। हालांकि गुटबाजी जैसी चीजें ऐसी नहीं थीं जिनमें वह चाहकर भी मदद कर सकती थी। यदि वह हस्तक्षेप करती और अपनी शक्ति से लिन युआन की मदद करती तो यह बाहरी दुनिया को संदेश देने के समान होता, मैं चंद्र महारानी लिन युआन के गुट का समर्थन कर रही हूं। अगर वह वास्तव में ऐसा करती तो उसके द्वारा सावधानीपूर्वक स्थापित किया गया गुट दूसरे गुटों की नजर में रेडियंट मून पैलेस का जागीरदार बन जाता। चंद्र महारानी अपने शिष्य के लिए गुरु के रूप में मार्ग प्रशस्त कर सकती थी। हालांकि वह अपने बिगड़े हुए व्यवहार को अपने शिष्य के मार्ग में बाधा बनने देगी। चंद्र महारानी ने रहस्यवादी चंद्रमा को देखा और कहा, मेरा शिष्य बड़ा हो गया है और दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है। उसके गुरु के रूप में मैं केवल यह सुनिश्चित कर सकती हूं कि उसे तंग नहीं किया जाएगा। मैं उसे अन्य मामलों को खुद ही संभालने दूंगी। जब रहस्यवादी चंद्रमा ने चंद्र महारानी की बात सुनी तो उसने महसूस किया कि चंद्र महारानी उसकी ओर एक अजीब सी निगाह से देख रही थी, जिसमें आत्मसंतुष्टि थी। तब चंद्र महारानी ने कहा, मैं आपको यह क्यों बता रही हूं? आपका तो कोई शिष्य ही नहीं है, तो ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को स्वीकार करने के बाद एक गुरु के रूप में आप मेरी भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे? मिस्टिक मून ने हैरान होकर देखा और मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाया। मुझे लंबे समय से पता है कि यंग लॉर्ड कितने उत्कृष्ट हैं। क्यू लिन युआन रेडियंस मून माउंटेन से बाहर निकलकर लीनिंग मून माउंटेन से नीचे चला गया। पहले हुए सवाल जवाब सत्र के कारण अब शाम हो चुकी थी। रॉयल कैपिटल के बाहरी इलाकों में 10 दिन पहले से ही बर्फ जमी हुई थी। हालांकि जब लिन युआन सुदूर उत्तर में अंतहीन जंगल की गहराई से लौटा तो रॉयल कैपिटल पहले से ही गर्म हो चुका था और शाम को भी तापमान 15 डिग्री से नीचे नहीं गिरता था। हालांकि रॉयल कैपिटल में तापमान कम नहीं था, लेकिन वहां हवा तेज थी। उस शाम की हवा ने लिन युआन के माथे के सामने के बालों को उड़ा दिया और उसका साफ युवा माथा प्रकट कर दिया। आकाश सूर्यास्त से भरा हुआ था और बहुरंगी सूर्य की रोशनी
युवक के माथे पर पड़ रही थी, जिससे उसका आकार लंबा हो रहा था। यदि नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में प्रशिक्षण ने लिन युआन को किसी के दिल को मापने के लिए एक शासक दिया था, तो अंतहीन जंगल की गहराई में प्रशिक्षण ने लिन युआन को एहसास दिलाया कि यह दुनिया कितनी बड़ी थी और वह कितना छोटा था। दुनिया बड़ी थी, फिर भी लिन युआन को आकर्षित कर रही थी। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि भले ही वह छोटा था, फिर भी वह नदी पार कर सकता था, पहाड़ों को पार कर सकता था, बादलों पर कदम रख सकता था और गुंबद की रोशनी को छू सकता था। शरद ऋतु की हवा लगातार उस पर बह रही थी। इसके बावजूद लिन युआन की गति और अधिक दृढ़ होती जा रही थी। हरे पानी के साथ हरी पहाड़ियां, अपना जीवन शालीनता से जियो। यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसकी एक छोटी बहन थी, एक गुरु था और दोस्त थे। हालांकि लिन युआन लालची नहीं था, फिर भी वह नशे में बिना बदले के विचार से खुद को नहीं रोक सका। देर से शरद ऋतु की शाम के साथ हल्के बादल और हल्की हवा चल रही थी, लेकिन जब मोटी धरती पर कदम रखा तो सूर्यास्त एक कोकून बन गया। उसका शरीर स्वर्ग में लिपटा हुआ था। लिन युआन पूरी तरह से इस दुनिया में एकीकृत हो गया था और अब उसमें पुनर्जन्म की भावना का कोई निशान नहीं था। लिन युआन शाही राजधानी में अपने महल में लौट आया और वेन यू और लियू जी को देखने के लिए उत्सुक हो गया। इस समय के आधार पर लियू जी के लिए कुछ ही दिनों में रेडियंस 100 सीक्वेंस रैंकिंग में प्रवेश करने का समय होगा। इसलिए लियू जी को इस समय तक इस हवेली में वापस आ जाना चाहिए था। 3 साल की चुप्पी के बाद लियू जी भी उस गौरव को वापस पाने के लिए जाएंगे, जिसकी रक्षा उन्होंने पहले अपने जीवन से की थी। हालांकि जब लिन युआन ने अपनी हवेली में कदम रखा, तो वह अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद यह नाटकीय रूप से बदल गया था। हवेली की सजावट भ्रूण रूप में थी, तो पूरी हवेली अब कला के एक काम में तब्दील हो चुकी थी। यह सब जाहिर तौर पर हु क्वान की बदौलत था। लिन युआन हु क्वान में एक तरह के आत्मा शिल्पकार की कला की खोज देख सकता था। वह एक कट्टर और भावुक था। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही श्रमसाध्य काम था, लेकिन हु क्वान ने इसे पूरी ऊर्जा के साथ किया था। हु क्वान के डिजाइन के तहत इस हवेली की भव्यता पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी। 3 लैंडस्केप कार्व्स के विशिष्ट कौशल, प्लेस ऑफ लाइफ के कारण हवेली में बांस के जंगल के 3000 मीटर के भीतर बांस के फेय भूमि से 2,50,000 किलोग्राम उच्च श्रेणी की ऊर्जा अयस्क के टुकड़ों को अवशोषित कर रहे थे और लगातार बढ़ रहे थे। जब हवा हवेली में बहती थी, तो बांस की खुशबू आती थी, बांस की धारा और हरे जंगल का मधुर संगीत भी था। लिन युआन ने हवेली में हो रहे बदलावों को जितना अधिक देखा, उतना ही उसके मन में संदेह पैदा हुआ। हु क्वान, जो एक क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन है, उसने बिना दिन रात आराम किए हवेली को तराश कर डिजाइन नहीं किया होगा, है ना? गेट में प्रवेश करने के बाद लिन युआन ने पाया कि पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का अच्छे से उपयोग किया गया था। पूर्णतया जेड बनावट वाली लकड़ी के विभिन्न रंगों को एक खुले ढांचे में उकेरा गया था और फिर छत की दीवारों पर लगाया गया था, जिससे उसमें से एक सौम्य जेड चमक निकल रही थी। पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी की नक्काशीदार सजावट और उपकरण वहां रखे गए थे। इससे हवेली का हर विवरण एक प्राकृतिक और गर्म एहसास देता था। हालांकि लिन युआन ने अपनी नाक को छुआ। हालांकि कला की भावना थी, लेकिन यह विलासिता की भावना से कहीं कम आश्चर्यजनक थी। हु क्वान ने हवेली की सबसे बड़ी दीवार पर जेड लकड़ी के पैच चिपकाए थे। पैच पर कई बेहतरीन जेड टेक्सचर्ड लकड़ी के कण जड़े हुए थे। लिन युआन ने इस फीचर दीवार के सामान्य स्वरूप को देखा। वह उस दीवार पर था। उसके अलावा चिमी, जीनियस, रेड थॉर्न, सोर्स सैंड एंड ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई भी शामिल थे। यहां तक कि वेन्यू और उसका सनलाइट इग्रेट और अर्थ रश गोल्डन लोटस भी थे। इसके अलावा लियू जी और उसकी अनुबंधित सोर्स टाइप कीट रानी भी थी। वर्तमान में वेन्यू घर के अंदर हु क्वान की मदद कर रहा था। हु क्वान भी अब कुछ नक्काशी कर रहा था। इस दीवार को देखने के बाद लिन युआन का दिल बेकाबू होकर गर्म हो गया। इसके निर्माण की शुरुआत से ही लिन युआन ने कभी भी रॉयल कैपिटल में इस हवेली को पूरी तरह से अपना नहीं माना था। उनकी राय में यह उनका, चूसी का, लियू जी का, वेन्यू का और ब्लडबैथ की मां का साझा घर था। लेकिन अब अंतहीन ग्रीष्मकाल को इस घर में शामिल करना होगा।
इस घर में कई परिवार के सदस्य होने के बावजूद लिन युआन परिवार का मूल था। लियू जी लिन युआन के अनुचर शूरवीर थे, वेन यू उनके सहायक थे। रक्तबीज की माता उनकी पथ रक्षक थीं, जबकि अंतहीन ग्रीष्मकाल उनके रक्षक थे। हालांकि श्रेणी 4 के आत्मशिल्पकार हु क्वान लिन युआन को अपने कर्मचारियों को लाभ देने की इच्छा का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हु क्वान का लिन युआन की तुलना में लियू जी वेन यू द मदर ऑफ ब्लड बाथ और एंडलेस समर के साथ एक अलग रिश्ता था। लिन युआन और हु क्वान का रिश्ता एक विशेष नियोक्ता कर्मचारी के रिश्ते से अधिक कुछ नहीं था। हु क्वान एक मेहनती व्यक्ति था। भले ही उसने लिन युआन की पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने उन सामग्रियों से जो चीजें तराशी थीं, वे सभी लिन युआन की थीं। हु क्वान ने अनुबंध पर हस्ताक्षर इसलिए किए थे ताकि वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग कर सके और उसे टूलमैन के रूप में काम पर रखा जा सके। उस समय वेन्यू ने ऊपर देखा और अचानक लिन युआन को देखा। उसे लगा कि वह कुछ देख रही है, इसीलिए उसने पलकें झपकाईं और तुरंत आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। वह खुशी-खुशी दौड़कर आई और बोली, "युवा मास्टर, मैंने सोचा था कि आप 1 महीने बाद इस टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद वापस आएंगे।" ऐसा कहने के बाद वेन्यू ने देखा कि लिन युआन फीचर दीवार को देख रहा था। शंकर एक चोट पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के टुकड़ों से बनी थी और कहा, "युवा मास्टर, चाचा हुक्वान को नक्काशी के बचे हुए पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं मिल सकी, इसलिए वह एक फीचर दीवार बनाना चाहते थे।" लिन युआन ने फीचर दीवार को देखा और पाया कि उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही खींचा गया था। उसकी छवि इस दीवार के बीच में थी। उसके बगल में वेन यू और लियू जी के अलावा बहुत सारी खाली जगह थी। उस समय लिन युआन का अपना गुट स्थापित करने का विचार और भी मजबूत हो गया। इस जीवन में लिन युआन सिर्फ 18 साल का लड़का था। उसका मानना था कि बड़े होने की प्रक्रिया में फीचर दीवार पर खाली जगह सभी प्रकार के लोगों और परियों से भर जाएगी। पूरी तरह से जेड बनावट वाले लाल चंदन की लकड़ी से बने दीर्घायु मछली टैंक या पूरी तरह से जेड बनावट वाले आभूषणों की तुलना में एक विशेष दीवार कुछ हद तक अस्पष्ट लग रही थी। हालांकि लिन युआन की राय में यह हवेली में सबसे गर्म जगह थी। उस समय लिन युआन ने पाया कि हु क्वान ने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया। हु क्वान गंभीरता से लिन युआन की ओर चला गया, उसे प्रणाम किया और गंभीर और आभारी स्वर में कहा, "धन्यवाद लिन युआन।" लिन युआन हैरान था। हु क्वान उसे धन्यवाद क्यों दे रहा था? चूंकि हु क्वान ने अपने काम के लिए कोई पैसा नहीं लिया था, इसलिए लिन युआन को लगा कि उसे ही उसका धन्यवाद करना चाहिए। वेन यू जो बगल में खड़े थे ने बताया, "युवा मास्टर, अंकल हु क्वान ने 1 सप्ताह पहले जब यह फीचर दीवार बना रहे थे, तब एक इच्छा शक्ति ऋण को समझा था।" लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि हु क्वान को ऐसा सौभाग्यशाली अवसर मिलेगा। उसे लगा कि फीचर दीवार बनाते समय वह इच्छा शक्ति ऋण को समझने में सक्षम था। हालांकि हु क्वान को इच्छा शक्ति ऋण को समझने के बाद उसे इतना धन्यवाद देने की जरूरत नहीं थी, है ना? हु क्वान ने कहा, "अगर मुझे वह एहसास तब नहीं होता जब मैंने आपकी हवेली में लाल चंदन की लकड़ी से बनी मछली की टंकी देखी या जब मैं नक्काशी कर रहा था तो पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी को देखा जिससे मुझे वह एहसास हुआ जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकता था, तो मैं कभी भी इच्छा शक्ति ऋण को नहीं समझ पाता।" हु क्वान एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो देखने में कुछ कम सभ्य लग रहा था, वास्तव में थोड़ा सा रुआन सा हो गया। लिन युआन ने जल्दी से जवाब दिया, "बधाई हो अंकल हूं, आप इस इच्छा शक्ति ऋण के साथ एक और काल्पनिक नस्ल का प्राणी प्राप्त कर सकेंगे।" लिन युआन को समझ में नहीं आया कि हु क्वान इतना उत्साहित क्यों था। उसने हु क्वान के चेहरे पर केवल ऐसी चमक देखी जो केवल युवाओं में होती है। मैंने अपने जीवन के पिछले आधे हिस्से में केवल एक विल पावर रून को समझा है। मेरी स्पिरिट क्राफ्ट्समैन स्किल्स बहुत पहले ही क्लास 5 के मानक तक पहुंच सकती थी। बस इतना है कि क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बनने के लिए बुनियादी जरूरत 2 फैंटेसी ब्रीड फए की है। मैंने आखिरकार इसे पूरा कर लिया है। लिन युआन को अंततः समझ में आ गया कि हु क्वान पहले इतना उत्साहित क्यों था। एक आत्मा शिल्पकार के रूप में हु क्वान ने बहुत पहले ही यह मान लिया था कि एक आत्मा शिल्पकार होना शम होना एक आत्मा क्यूई पेशेवर होने से अधिक महत्वपूर्ण है।
जब लिन युआन ने क्रेन छायादार धूपदान देखा जिसे हु क्वान ने खुद बनाया था, तो हु क्वान के आत्मा शिल्प कौशल ने उसे आकर्षित किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हु क्वान के आत्मा शिल्प कौशल बहुत पहले ही क्लास 4 के आत्मा शिल्पकार के स्तर के नहीं रहे होंगे। सिर्फ इसलिए कि हु क्वान ने दूसरी इच्छा शक्ति रोण को नहीं समझा था। उसके पास दूसरी काल्पनिक नस्ल नहीं थी और वह एक आत्मा क्यूई पेशेवर के पहलू में फंस गया था। इसलिए वह कक्षा 5 आत्मा शिल्पकार बनने में असमर्थ था। हु क्वान ने एक पल के लिए सोचा और लिन युआन के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध को अपने डायमंड फिस्ट स्टोरेज बॉक्स से बाहर निकाला। उसने इसे लिन युआन को सौंप दिया और कहा, लिन युआन, मैं इस अनुबंध को रद्द करना चाहता हूं। यह सुनकर लिन युआन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरी और जवाब दिया, जरूर अंकल हूं, कोई बात नहीं। कक्षा 5 के स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को रेडियंस फेडरेशन में बहुत बड़ा माना जाता था। हालांकि स्पिरिट क्राफ्ट्समैन क्रिएशन मास्टर्स जितने सम्माननीय नहीं थे, लेकिन क्लास 5 के किसी भी लाइफस्टाइल क्लास स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल को एक आधारभूत संसाधन कहलाने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार हरम कार लिन युआन समझ सकता था कि हु क्वान अनुबंध को रद्द क्यों करना चाहता था। उस समय लिन युआन और हु क्वान का अनुबंध गैर प्रतिबंधात्मक था और इसे रद्द किया जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से हु क्वान ने विषय बदल दिया। मैं भी वेन्यू और लियू जी की तरह इस हवेली में रहना चाहता हूं। मैं इस हवेली का हिस्सा बनना चाहता हूं। जब लिन युआन ने यह सुना तो वह दंग रह गया। हु क्वान को अपनी क्रिएशन मास्टर क्षमता के बारे में पता नहीं था, न ही उसे ब्लैक के रूप में अपनी पहचान के बारे में पता था। लिन युआन की राय में यह चौंकाने वाला था कि हु क्वान ने ऐसा निर्णय लिया था। चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करने में बहुत खुश हूं। अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो यह इस हवेली के लिए भी सम्मान की बात है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपकी क्या शर्तें हैं? जब लिन युआन ने हु क्वान से उसकी शर्तों के बारे में पूछा, तो वह हंस पड़ा। मेरी शर्तें अभी भी पहले जैसी ही हैं। आपको बस हमेशा मुझे पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी उपलब्ध करानी होगी। हु क्वान ने कहा, इस महीने की पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी की विविधता की तरह। हु क्वान को अब क्वेसी क्लास 5 क्रिश्चियन मास्टर माना जा सकता है, जब तक उसे रेडियंस फेडरेशन के अधिकारियों की मान्यता प्राप्त होती रहेगी। हु क्वान को अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त होगी। अगर हु क्वान तैयार होता, तो उसे प्रमुख गुटों के शीर्ष अतिथियों के रूप में माना जा सकता था। हालांकि हु क्वान की राय में यह बेकार था। क्या इस सारी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा का उपयोग पूरी तरह से जेड़ बनावट वाली लकड़ी की अंतहीन मात्रा के रूप में किया जा सकता है? यह कहा जा सकता है कि हु क्वान ने इस महीने के दौरान मानव दुनिया में सच्ची खुशी का अनुभव किया था। वह पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी का भी अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकता था। हवेली के मुख्य निवास के क्या कोई वातावरण के आधार इंसान पर हु क्वान को लगा कि इसे स्वर्ग कहना ज्यादा नहीं होगा। हु क्वान ने कक्षा 5 का स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बनने की शर्तें पूरी कर लीं, तो वह थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन तुरंत निर्णय ले लिया। हु क्वान ने फैसला किया कि उसे जल्दी से लिन युआन के साथ जुड़ना चाहिए। अगर क्लास 4 के दूसरे स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को पता चला कि लिन युआन के पास इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड लकड़ी की कई किस्में हैं और वे अपनी शर्तों पर चर्चा करने के लिए आए, तो क्या वह महत्वपूर्ण अवसर नहीं चूक जाएगा? हु क्वान की अधीरता ने उसे इस हवेली का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। वह एक क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन भी था, जो क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बनने वाला था। इस बार लिन युआन ने हु क्वान के साथ Sinopsis. Las fisuras dimensionales लिखित अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। रेडियंस फेडरेशन में सत्यापन के लिए आवेदन करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। हु क्वान ने बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी नई समझी गई इच्छा शक्ति ऋण का उपयोग दुनिया की इच्छा शक्ति नियंत्रण की प्रतिज्ञा करने और प्राप्त करने के लिए किया। हु क्वान और लिन युआन दोनों को लगा कि उन्हें लाभ हुआ है, इसलिए इस हवेली में एक और सदस्य जुड़ गया। हु क्वान को अब लिन युआन का पक्षधर माना जाने लगा। लिन युआन ने बगल में स्थित फीचर दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, अंकल हु, अपने आप को इस फीचर दीवार में शामिल कर लीजिए। यह सुनकर हु क्वान ने हंसते हुए कहा, मेरे पास सारी सामग्री तैयार है। मैं बस इस पर खुद को उकेरने से पहले आपकी सहमति का इंतजार कर रहा था। लिन युआन ने कुछ देर तक दूसरों से बातचीत की, ये उनको की, लेकिन उसे अभी तक लियू जी नहीं दिखी थी। वेन्यू, बिग ब्रदर लियू कहाँ हैं? उसने पूछा। वेन्यू ने जवाब दिया, बड़े भाई लियू कुछ किराने का सामान खरीदने गए हैं। उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। लिन यू,
युआन ने वेन्यू को देखा और अचानक महसूस किया कि पिछले 1.5 महीने में वह बहुत शांत हो गई है। लिन युआन ने वेन्यू और हु क्वान से बात करने के बाद अपने कमरे में वापस आकर नहाने चला गया। उसके बाद उसने वेन्यू द्वारा तैयार किए गए स्पिरिट क्यूई कपड़े पहने। उसने समय देखा और लियू जी को फोन किया। फोन सिर्फ 3 बार बजा। उसके बाद लियू जी ने फोन उठाया। बड़े भाई लियू, मैं हवेली में वापस आ गया हूं। आप कब वापस आ रहे हैं? यह सुनकर लियू जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं आधे घंटे के भीतर वापस आ जाऊंगा। लिन युआन ने फोन रख दिया। वह साफ तौर पर सुन सकता था कि लियू जी कितनी खुश थी जब उसने उसे बताया कि वह हवेली में वापस आ गई है। लियू जी को अचानक अपने हाथ पर थपकी महसूस हुई, तो उसने पलटकर देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि बाईहाओ थी। उस समय बाईहाओ ने कहा, लियू जी, तुम इतनी खुश क्यों हो गई? तुम फोन उठाने के बाद इतनी मुस्कुरा रही हो। लियू जी अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। वह लंबे समय से बाईहाओ के बोलने के तरीके से परिचित थे। हालांकि बाईहाओ की जुबान हमेशा तीखी होती थी, लेकिन उसका दिल भी ज्यादा नाजुक था। हालांकि जैसे ही कांच की सतह की परत फीकी पड़ गई, उसका दिल किसी और के दिल से ज्यादा नरम हो गया। यही कारण था कि लियू जी की बाई हाओ से दोस्ती हो गई थी। लियू जी को इतने सालों से बाई हाओ की तीखी जुबान की आदत हो गई थी। लियू जी थोड़ा असहाय था। वह कुछ आध्यात्मिक सामग्री खरीदने के लिए बाहर आया था। हालांकि वह बाई हाओ से टकरा गया था, जो एस टूर्नामेंट में एक मैच खत्म करके आया था। उसने लियू जी को देखा था और उसे कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा था। बाई हाओ कुछ समय से उदास था क्योंकि उसका पसंदीदा लाइव स्ट्रीमर स्पैरो वॉइस लोली गॉडेस दिखाई नहीं दिया था। बाई हाओ की भावनाओं का ख्याल रखते हुए लियू जी ने बाई हाओ का मूड हल्का करने के लिए उसके साथ जाने पर सहमति जताई थी। जब वे कपड़ों की दुकान पर पहुंचे तो बाई हाओ अपने सामान्य खुशमिजाज स्वभाव में लौट आया। लियू जी अब गंभीरता से सोच रही थी कि क्या बाई हाओ को स्पैरो वॉइस लोली देवी की याद आती है या फिर उसे लाइव स्ट्रीमिंग रूम में पुरस्कृत होने की भावना पसंद है। बाई हाओ ने स्पिरिट क्यूई कपड़ों का ढेर लिया और पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं इनमें से किस में बेहतर दिखती हूँ? मुझे उनमें से बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन मैं उन सभी को नहीं खरीद सकती। लियू जी ने कपड़ों के इस ढेर को देखा और सिर दर्द महसूस किया। अगर बाई हाओ कपड़ों के हर टुकड़े को आजमाने जा रहा था, तो वह सभी कपड़ों को कब आजमाएगा? इस प्रकार लियू जी ने उत्तर दिया, आपके द्वारा खरीदे गए प्रत्येक कपड़े के लिए आप स्पैरो वॉइस लोली देवी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में एक कम उपहार भेजेंगे। आपके द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 10 कपड़ों के लिए आप दूसरे शीर्ष योगदानकर्ता प्रशंसक के एक कदम करीब होंगे। आपके द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 100 कपड़ों के लिए को स्पैरो वॉइस लोली देवी की प्रशंसक बैठक और संगीत कार्यक्रम में पिछली पंक्ति में बैठना होगा।